हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी ऐच्छिक विषय का एक चैप्टर जो कि असगर वजाहत ने लिखा है। असगर वजाहत ने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं। उनकी लिखी गई 4 लघु कथाएं आपके सिलेबस में हैं, जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे लघु कथा शेर के बारे में। लघु कथा को शुरू करने से पहले थोड़ा-सा जानते हैं हम लेखक के बारे में। लेखक के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा आजकल नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपके सिलेबस में लेखक का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय शामिल नहीं किया गया है। इसलिए बस जितना ज़रूरी है उतना हम जानते हैं। इनकी भाषा के बारे में जानते हैं कि ये कैसा लिखते थे। गंभीर भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है अपने लेखन में। प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक इनकी भाषा है। तो ये दोनों शब्दों का मतलब हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अब की बार सब्जेक्टिव है। प्रतीकात्मक किसे कहते हैं? यदि किसी छोटी चीज़ की तुलना की जाए किसी बड़ी चीज़ से, किसी प्रसिद्ध चीज़ से, जिसको हम उपमा अलंकार भी कहते हैं। कई बार कुछ फ़ेमस चीज़ें होती हैं जो अपने किसी विशेषता के कारण पहचानी जाती हैं। तो जब हमें किसी छोटी वस्तु में वो गुण दिखाने हों, तो हम प्रतीक के रूप में उस बड़ी वस्तु के नाम का प्रयोग करते हैं। मान लो हमें ऊर्जा के बारे में बताना है कि किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा ऊर्जा है। तो ऊर्जा का प्रतीक पूरे ब्रह्मांड में सूर्य है। तो किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की हम तुलना करें सूर्य से, तो सूर्य के समान ऊर्जावान है वो व्यक्ति। या ज्वलनशील है, अगर किसी को हमें उदाहरण देना है, तो आग जो है सबसे ज़्यादा सूर्य में मानी जाती है। तो सूर्य का प्रयोग जो है हम ऊर्जा के लिए, आग के लिए, प्रकाश देने के लिए, रोशनी प्रदान करने के लिए, इन चीज़ों के लिए जब हम सूर्य का प्रयोग करते हैं, तो सूर्य एक प्रकार से इन विशेषताओं का प्रतीक है। तो असगर वजाहत ने जो भी ये चारों लघु कथाएं आपके सिलेबस के लिए लिखी हैं, चारों में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं व्यंग्यात्मक भाषा का कि व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो कि हंसी मजाक वाली भाषा हो, लेकिन उसमें कोई ताना या उल्हाना छिपा हुआ हो। यानी बोलने वाला व्यक्ति मन में मुस्कुरा रहा हो उस बात को बोलते समय, और सुनने वाला व्यक्ति पूरी तरह से जल भुन जाए जब उसको बात वो समझ में आएगी। तो इसको हम कहते हैं व्यंग्य वाली भाषा। यानी सीधे सीधे कहें तो कि हमने कुछ नहीं कहा, या इस बात का मतलब ऐसे थोड़ी निकलता है, या तुम्हारे लिए थोड़ी कहा गया है। इस तरीके से कहकर कहने वाला भी बच सकता है और समझने वाले को समझ भी आ जाता है। हंसी मजाक की भाषा में किसी गंभीर विषय को प्रस्तुत करना व्यंग्य कहलाता है। दूसरी विशेषता है उनके लेखन की, उन्होंने मुहावरों और तद्भव शब्दों का बहुत अधिक और सुंदरता से प्रयोग किया है। मुहावरे आप सबको पता है कि किन्हें कहते हैं। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से मॉडिफाई होकर के हिंदी बन गए हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग तद्भव शब्द कहलाता है। ऐसे शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कृषक, संस्कृत में किसान को कहते हैं, लेकिन कृषक से जो है किसान जब आया हिंदी में, तो वो तद्भव शब्द बन गया। तो ऐसे वाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। उनके लेखन में सारे के सारे पात्र जो हैं प्रतीकात्मक है। तो पहले हम इस स्टोरी को जानेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इस स्टोरी की विशेषता और इसका विश्लेषण हम करेंगे। कहानी को पहले बिल्कुल सरल तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। मान लो एक जंगल है, जंगल में एक शेर है। शेर बेशक उस जंगल का राजा है, लेकिन यदि शेर को भूख लगेगी तो शेर को अपनी मान से निकलना पड़ेगा, गुफा से निकलना पड़ेगा और जाकर के जानवरों के पीछे भागना पड़ेगा और उनको मार करके शिकार करके खाना पड़ेगा। यानी इतनी मेहनत शेर को करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जानवरों में उसकी क्या इमेज है? जानवरों में उसकी ये इमेज रहेगी कि ये एक खुखार जानवर है, एक मांसाहारी जानवर है, ये हिंसा करता है। जिस भी शिकार पर नज़र पड़ जाए, जिस भी जानवर पर नज़र पड़ जाए, ये उसको मार करके खा जाएगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है एक जंगल की। इस कंडीशन को हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें। मान लो वही जंगल है, वही राजा है, और शेर ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैंने जो है हिंसा करना छोड़ दिया है, अब मैं शाकाहारी बन गया हूँ, अब मैं किसी को नहीं खाऊँगा, और जो है मेरी सेवा के लिए, मेरे काम-काज के लिए, मेरे हाथ-पैर दबाने के लिए, या मेरा कोई भी काम करने के लिए रोज़ तुम जो है ड्यूटी लगा लो। एक जानवर जो है हर रोज़ मेरे पास आएगा और जो है मेरे पर्सनल काम करके चला जाएगा, क्योंकि मैंने जानवरों को मारना छोड़ दिया है, इसलिए तुम मेरे पास आ सकते हो। और इस तरीके से जो है राजा की तुम्हें इतनी सी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो है शिकार करना छोड़ दिया। इस तरीके से मान लो शेर ने पूरे जंगल को बरगला दिया।
अब उसकी इमेज कैसी बन गई? अब शेर की इमेज बन गई कि हाँ, ये बड़ा अहिंसात्मक है, ये बड़ा जनता का हितैषी है, बाकी जानवरों की इसको बड़ी फ़िक्र है, उनको ये मार कर नहीं खाना चाहता, उनको ये नहीं मारता है। अब इसने ऐसी वाली अपनी कंडीशन कर ली है कि ये शाकाहारी बन गया है, इसने मांसाहार त्याग दिया है, यानी जानवरों के बीच में उसकी अच्छी इमेज बन गई। लेकिन सच्चाई क्या है? जो वो एक-एक जानवर को अपने पास बुलाएगा, कुछ अपने पर्सनल काम करने के लिए, वो पर्सनल काम क्या होगा? वो उसका भूख मिटाने वाला काम ही होगा। तो दोनों कंडीशन में सबसे अच्छी कंडीशन क्या लग रही है? अच्छी कंडीशन दूसरे वाली लग रही है कि बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से काम हो रहा है, जनता को लग रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है। मरना किसको है? एक निर्दोष जानवर को मरना है, निर्दोष जानवर को मर कर के शेर का भोजन बनना है। तो यही व्यवस्था है कि राजनेता लोग कुछ भी कहें, एंड रिजल्ट क्या होगा? आम जनता ही बेवकूफ बनेगी। तो इस कहानी में जो पात्र आए हैं, शेर है, गधा है, लोमड़ी है, उल्लू है और कुत्तों का झुंड है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कि इस कहानी में कौन-सी प्रतीकात्मक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। इसमें जंगल का और विभिन्न जानवरों का उदाहरण दिया गया है और उसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी राज्य की या किसी भी केंद्र की या किसी भी देश की सरकार किस तरीके से काम करती है और उस सरकार के अंदर जो आदमी है, जो आम जनता है, उसका क्या हाल होता है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इस कहानी को हम उसी संदर्भ में देखेंगे। पहले हम थोड़ा-सा कहानी को समझते जाएँगे और साथ-साथ वो चीज़ें जो हैं किस चीज़ का प्रतीक है, उनको हम धीरे-धीरे जानते जाएँगे। शुरू करते हैं। लेखक एक व्यवस्था को छोड़कर दूसरी में जाने की सोचता है। यानी लेखक जो है अपने राज्य सरकार से परेशान हो गया है। उसे लगता है कि दूसरे राज्यों की सरकारें जो हैं ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ जो है मैं शांति से रहूँगा और वहाँ ज़्यादा अच्छे से रह पाऊँगा। वहाँ ज़्यादा उसको जीवन जीने की स्वतंत्रता और सुविधाएँ मिलेंगी। तो लेखक चला जाता है दूसरी व्यवस्था में। वहाँ जो शेर है बरगद के नीचे मुँह खोलकर बैठा होता है महात्मा बुद्ध की मुद्रा में। जैसा मैंने आपको बताया कि शेर प्रतीकात्मक है, तो शेर जो है हम मुख्यमंत्री को मान सकते हैं, राजा को मान सकते हैं कि वहाँ का राजा जहाँ गया लेखक, वहाँ का राजा जो है बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है महात्मा बुद्ध की मुद्रा में। यानी बड़ा शांत लग रहा है। बुद्ध जो है अपने अहिंसावादी नेचर की वजह से जाने जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मुद्रा में बैठने का मतलब है कि ये प्रतीक है कि वो राजा देखने में बड़ा अहिंसावादी लग रहा था, बहुत शांत लग रहा था। आगे क्या होता है, सभी जानवर जो हैं बड़ी शांति से अपने आप शेर के मुंह के अंदर जा रहे थे। शेर जो है, शेर का भोजन जो है जंगल के बाकी जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ शेर जो है अहिंसावादी मुद्रा में बैठा हुआ था। तो बाकी जंगल के जानवर जो हैं उसके मुंह में अपने आप चले जा रहे थे, चुपचाप चले जा रहे थे। ऐसा कॉन्सेप्ट किस लिए दिखाया गया है? क्योंकि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का प्रतीक है। शहर लिखा गया गलती से। शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का प्रतीक है। यानी वो शेर जो था वो राजा जो है अहिंसा का प्रतीक है और सह अस्तित्ववाद का। सह अस्तित्ववाद यानी मेरा अस्तित्व भी बना रहे और तुम्हारा भी बना रहे। यानी दोनों मिलकर रहेंगे, साथ-साथ रहेंगे, जो भी काम होगा हम एक साथ रहेंगे। तो इस चीज़ का प्रतीक है। शेर ने अपनी इमेज जो है उस तरीके की बनाई हुई है। उस इमेज के कारण सभी जानवर जो हैं बहुत शांति से अपने आप शेर के मुंह के अंदर जा रहे हैं। अब लेखक को ये बात हजम नहीं हुई कि शेर के मुंह के अंदर सारे जानवर इतनी खुशी से और इतनी शांति से क्यों चले जा रहे हैं। तो लेखक छिप कर के इसको देखने की, समझने की, जानने की कोशिश करता है। तो उसे क्या समझ आता है। अब इस स्क्रीन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है आपको दिखाने के लिए कि जो शेर है उसके मुंह में कौन कौन से जानवर आ रहे थे और उनके शेर के मुंह के अंदर जाने के उनके क्या कारण थे। और साथ में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि उन जानवरों की तुलना हम किनसे कर सकते हैं अपनी सरकार में और उनको क्या प्रलोभन दिया जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो गधा है और गधा जो है इस प्रलोभन में शेर के मुंह के अंदर जाता है कि शेर के अंदर हरी घास का मैदान है। गधा जो है माना जाता है मूर्ख व्यक्ति के लिए। तो गधे की तुलना जो है या गधे को प्रतीक बनाया गया है आम जनता का। आम जनता को कोई भी आसानी से मूर्ख बना देता है और आम जनता को क्या चाहिए? सबसे बेसिक नीड उसकी है 2 समय का भोजन उसको चाहिए। जैसे गधे को हरी घास के मैदान का लालच देकर के शेर ने अपने मुँह के अंदर अट्रैक्ट किया, ठीक उसी प्रकार कोई भी राजनेता आम जनता को उसके पेट भरने का झांसा देकर के अपनी बातों में फँसा लेता है। तो गधे की तुलना की गई है आम जनता से, निम्न वर्ग के लोगों से जिनको केवल अपने पेट भरने से मतलब है। सरकार की व्यवस्था क्यों है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने पेट भरने से मतलब है। आगे बात करते हैं
जंगल में दूसरा प्राणी जो शेर के मुंह के अंदर जा रहा था वो था लोमड़ी। अब लोमड़ी जो है थोड़े से चतुर व्यक्ति का, थोड़े से चालाक व्यक्ति का प्रतीक है। तो इस लोमड़ी की तुलना हम कर सकते हैं मध्यम वर्ग के लोगों से या शिक्षित वर्ग के लोगों से, जिनके पेट आसानी से भर जाते हैं, लेकिन पेट भरने के बाद उनको अपनी लाइफस्टाइल सुधारने के लिए कोई काम धंधा चाहिए, कोई रोजगार चाहिए। तो लोमड़ी को क्या झांसा दिया जाता है कि शेर के मुंह के अंदर जो है रोजगार का दफ्तर है, वहां जाओ, एप्लीकेशन दो और तुम्हें रोजगार मिल जाएगा। तो राजनेता लोग जो हैं मध्यम वर्ग को या थोड़े से जो शिक्षित हो जाते हैं उस वर्ग को कैसे झांसा देते हैं, कैसे अपनी बातों में फंसाते हैं, उनको रोजगार का झांसा दिया जाता है। जब व्यक्ति का पेट भर जाता है, वो थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, तो उसे रोजगार की आवश्यकता होती है। इस बात का फायदा जो है राजनेता उठाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है तीसरे नंबर पर जो है शेर के मुंह में जा रहा था उल्लू। उल्लू को बताया गया है कि शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। यहाँ हम उल्लू की तुलना कर सकते हैं उच्च वर्ग के लोगों से या मूर्ख व्यक्ति से। उच्च वर्ग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब व्यक्ति का पेट भरा होगा, उसके पास कंटिन्यूअस इनकम का सोर्स होगा, यानी लगातार इनकम उसकी जो है आ रही है किसी न किसी साधन से, पेट भरा हुआ है, संपन्न है वो, तब वो किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा, तब वो धर्म के बारे में सोचेगा। तो उल्लू को हम उच्च वर्ग के साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर मूर्ख व्यक्तियों के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा इसमें मूर्ख व्यक्तियों के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि मूर्ख व्यक्तियों को धर्म के नाम पर आसानी से बरगलाया जा सकता है, उनका आसानी से धर्म के नाम पर फायदा उठाया जा सकता है। तो जैसे उल्लू को ये बताया गया कि स्वर्ग का रास्ता शेर के मुंह के अंदर से है, उसी प्रकार धर्म के नाम पर लोग राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं। इस व्यवस्था में जंगल में शेर के मुंह में कुत्तों का झुंड जा रहा था। वो कुत्तों का झुंड कभी हंस रहा था, कभी गा रहा था और कभी विरोध के स्वर में चिल्ला रहा था। इस व्यवस्था में कुत्तों का झुंड हम किसको कह सकते हैं? राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को कह सकते हैं। कभी वो खुश होते हैं अपनी पार्टी की जीत को लेकर के, कभी उनके अंदर आपसी मतभेद होते हैं, कभी उनके स्वार्थ जो हैं आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, विरोध उनमें होता रहता है, लेकिन फिर भी वो इकट्ठे रह करके उसी जुलूस का हिस्सा बने रहते हैं, उसी भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, अपनी पार्टी के लिए सही गलत जो भी है आंख मूंद कर उसी के पीछे चलते रहते हैं और उसी व्यवस्था में वो विश्वास रखते हैं। तो अगला जो इन्होंने बताया कि कुत्ते जो हैं शेर के मुंह के अंदर जा रहे थे, और सरकारी व्यवस्था में उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कार्यकर्ताओं से। वापस आते हैं अपनी कहानी पर। जैसा मैंने बताया, 3-4 जानवरों के उदाहरण दे करके इस पूरी व्यवस्था को समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे जानवर किस प्रलोभन से शेर के मुँह में अपने आप चले जा रहे थे। अब लेखक इस बात पर विश्वास नहीं करता कि शेर के मुँह के अंदर रोज़गार का दफ़्तर है या घास का मैदान है या स्वर्ग का रास्ता है। लेखक को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। लेखक जो है इन सब बातों का प्रमाण माँगता है। लेखक जब प्रमाण माँगता है, तो शेर के जो असिस्टेंट हैं, यानी उस व्यवस्था के बाकी जो लोग हैं, वो कहते हैं कि प्रमाण नहीं होता, तुम्हें विश्वास करना होगा। हम जो कह रहे हैं वही सच है और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें विश्वास करना होगा। लेकिन लेखक जो है विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसकी चेतना उसको इस बात पर विश्वास नहीं करने देती कि शेर के मुँह के अंदर रोज़गार का दफ़्तर भी हो सकता है। जैसे ही लेखक उस बात का विरोध करता है, शेर उस पर दहाड़ता है और उसको मारने के लिए झपट पड़ता है और हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो ये शाब्दिक कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इसका हम थोड़ा-सा विश्लेषण करेंगे कि क्या-क्या अर्थ निकलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस कहानी के सारे पात्र प्रतीकात्मक हैं। हर पात्र किसी न किसी का प्रतीक है और ये पूरी कहानी जो है व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। व्यवस्था हम कह सकते हैं सत्ता को, किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को हम कह सकते हैं, सत्ता को कह सकते हैं। बाहर से देखने पर सत्ता कैसी लगती है? अक्सर जो है शांत लगती है, अहिंसात्मक लगती है, बुद्धात्मक लगती है, न्यायप्रिय लगती है। क्योंकि जैसे कहानी में बताया कि लेखक अपनी व्यवस्था से परेशान होकर के दूसरी व्यवस्था में जाने की कोशिश करता है। अपनी जगह से परेशान होकर के दूसरे जंगल में जाने की कोशिश करता है। क्योंकि दूसरी सत्ता जो है बाहर से उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो शांत दिखती है, हिंसात्मक दिखती है। बाहरी दिखावा जो है उसका बाहरी रंग रूप बड़ा अट्रैक्टिव है। लेकिन ये केवल बाहरी दिखावा है, अंदर से सारे राजनीतिक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग जो हैं एक जैसे होते हैं। कब तक एक जैसे रहते हैं? जब तक लोग विरोध नहीं करते तब तक सब ठीक रहता है। चुपचाप जैसा है वैसा अगर चलने दिया जाए तो सब ठीक रहता है। जैसे जैसा सत्ता ने अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि वो शांति प्रिय है, वो शांति प्रिय बने रहने का ढोंग करती है अगर किसी ने विरोध नहीं किया तो। लेकिन जैसे ही किसी ने विरोध किया, सत्ता जो है खूंखार हो जाती है, यानी
उस विद्रोह को, उस विरोध को ज़बरदस्ती दबाने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। हर व्यवस्था में विरोध को कुचला ही जाता है। जो जिस भी व्यवस्था की बात करें हम, वो जैसी भी दिखती हो ऊपर से, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, सारी व्यवस्थाओं में विद्रोह को कुचल दिया जाता है। अगली बात जो इस कहानी में इम्पोर्टेंट है, विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रलोभन दिए जाते हैं। लेखक ने जैसा बताया कि जिस तरीके के लोग हैं, उनको उसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है। जैसे आम जनता को क्या लालच देना है कि ये वर्ग है, ये किस तरीके से लालच में आएगा। पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको क्या लालच देना है। उससे थोड़ा और पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको क्या लालच देना है। मूर्ख लोग हैं, उनको क्या लालच देना है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे काबू में लाना है। तो जितने प्रकार के लोग हैं उनकी व्यवस्था में, उतने प्रकार के प्रलोभन उनको समय-समय पर दिए जाते हैं। समय-समय पर सत्ता जो है, जनता के हित में कार्य करने का दिखावा करती है। वो ये दिखावा करती है सरकार कि वो जनता के हित के लिए कार्य कर रही है, जनता की भलाई में कार्य कर रही है। लेकिन जो है, असलियत क्या है? अपने स्वार्थ के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। तुष्टीकरण शब्द आपने पढ़ा होगा राजनीतिक विज्ञान में। तुष्टीकरण क्या होता है? मान लो एक बड़ा-सा ग्रुप है। उस ग्रुप में ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक तरीके से विचार करें और सब लोग एक ही तरीके से काम करें। तो जब लोगों में विरोध शुरू होता है, किसी की कोई डिमांड है, कोई मान लो असंतुष्ट है उस व्यवस्था से, तो वो विरोध करता है या वो आवाज़ उठाता है या वो अपनी परेशानी बताने की कोशिश करता है कि मुझे ये दिक्कत है। तो तुष्टीकरण क्या होता है कि उस व्यक्ति को थोड़ा-सा कुछ दे दिया, खुश कर दिया और वो व्यक्ति चुप होकर बैठ गया कि हाँ, मुझे मिल गया, अब मुझे क्या मतलब दूसरों की परेशानी से। इसको हम कहते हैं तुष्टीकरण की नीति कि उसको संतुष्ट कर दिया, अब वो आगे विरोध नहीं करेगा। फिर किसी और को कोई दिक्कत हुई, उसको कैसे खुश करना है ये भी उनको पता है, तो उनको कुछ दे कर के चुप कर दिया। तो सारी सरकारें जो हैं इसी प्रकार स्वार्थ की राजनीति करती हैं। उन्हें अपना वोट बैंक जिस वर्ग में दिखता है, वो उस वर्ग के फ़ायदे की बातें करते हैं। उन्हें अपना करियर जिस वर्ग के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखता है, वो उसको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी जो है, आज की राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है। बहुत सारे प्रतीकों के माध्यम से इस कहानी को बताया गया है। बहुत शॉर्ट में मैंने इस कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। कुछ कॉन्सेप्ट अगर इसमें रह गए हैं, तो हम जब डिटेल में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो उनको हम क्लियर करते चलेंगे।